जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष के होंगे और उनके हम सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके 16 नवंबर 2021 के पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन कहां से आया तो मैं आपको बता दूं, 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चंस होंगे। सभी 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आऊं, तो प्लीज एक काम कर दो, चैनल को जल्दी से इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 के पहली शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये वाला है और ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पहली बात तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। अगर मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। समझाऊंगा तो मैं हिंदी में ही, आपको पता है पहले से ही। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है 5 फ्रेंड PQRS&T, 5 दोस्त हैं, इनमें से एक का नाम है PQRS और एक का नाम है T, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ मुंह करके एक रो पर ये 5 दोस्त बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये साउथ किस तरफ होता है, तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे, प्लस सा क्रॉस सा, और नॉर्थ जो होगा वो आपका इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। यहां पर पता नहीं एन क्यों हमेशा गलत बनती है मेरे पे, तो ये नॉर्थ आपका ऊपर की ओर है, साउथ आपका नीचे की ओर है, ईस्ट आपका राइट की ओर है और वेस्ट आपका लेफ्ट की ओर होता है। क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन, क्यू जो है वो सेंटर पोजीशन में बैठा हुआ है। सबसे पहले हम एक रो को बना लेते हैं, एक बेंच आप मान लीजिए, यहां पर ये मान लीजिए आपका एक रो है, यहां पर एक कॉर्नर पर एक बंदा बैठा होगा, एक कॉर्नर पर एक बंदा बैठा होगा, मिडिल में एक बंदा बैठा होगा, एक इधर बैठा होगा और एक इधर बैठा होगा, तभी तो 5 लोग बैठेंगे। और सभी का जो चेहरा होगा ना वो भाई नीचे की ओर होगा, यानी कि साउथ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है Q इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन, Q जो है वो सेंटर पोजीशन पर बैठा हुआ है। सेंटर पोजीशन कौन सी है मेरे भाई, ये वाली है, यहां पर Q को बैठा दो। क्वेश्चन बोल रहा है P इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड, P जो है वो एकदम बेस्ट एंड पर बैठा हुआ है, एकदम बेस्ट में बैठा हुआ है। तो भैया देखो बेस्ट किधर होता है, ये मैंने आपको बताया, बेस्ट आपका होता है इधर की ओर, समझ रहे हो ना। तो P आपका कहां पर आएगा, P आपका यहां पर आएगा, सिंपल है ना। इसके बाद T एंड R आर सिटिंग ऑन द वन साइड ऑफ Q, T और R जो है वो एक तरफ बैठे हैं Q के। अब सिंपल सी बात ये है, Q आपका मिडिल में है, अगर आप R को यहां और T को यहां बैठा देंगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आपका ऑलरेडी P बैठा हुआ है और T और R एक पास होंगे, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि या तो R आपका यहां आएगा या फिर R आपका यहां भी आ सकता है, साथ में हो सकता है T भी आपका यहां आ जाए या हो सकता है T आपका यहां हो। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि Q के एकदम राइट साइड पर ये दोनों बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड R, 2 व्यक्ति P और R के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए P यहां पर है, P और R के बीच में 2 लोग बैठा है, तो एक तो यहां पर आ ही जाएगा कोई ना कोई सा, एक बंदा Q यहां पर है, तो यानी कि R आपका यहां पर ही होना चाहिए। ये बात अब क्लियर हो गई है। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर जो आप डाउट ले रहे थे ना R का लिखना है, तो आपका R यहां पर आ जाएगा। तो आपकी बची T, तो T आपका यहां आ गया और जो बचा आपका S, तो S आपका यहां पर आ गया। हो गया ना क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड P, Q और P के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो Q आपका यहां पर है, P आपका यहां पर है, बीच में आपका S बैठा हुआ है। सो यहां पर ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका राइट आंसर है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत आराम से मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एग्जाम में आराम से ही काम करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि रीजनिंग जो है ना मेरे भाई वो आप प्रैक्टिस के साथ ही काफी जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो भैया कुछ भी कर लो, कितना भी ट्रिक सीख लो, रीजनिंग जल्दी नहीं हो पाएगी। रीजनिंग अगर आपको जल्दी सॉल्व करनी है तो आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारा 16 नवंबर 2021 को। यहां पर क्वेश्चन आपका एनालॉजी के फॉर्म में है। सबसे पहले आप यहां पर रिलेशन देखेंगे, भुवनेश्वर का उड़ीसा से आखिर क्या मतलब है। तो आपको पता होना चाहिए कि भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, राजधानी है। उड़ीसा जो आपका स्टेट है इंडिया का, उसका कैपिटल सिटी है आपका भुवनेश्वर। साथ में उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर ही है, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, साथ में एक बड़ा शहर भी है उड़ीसा का। अब वही रिलेशन आपको एसवाल में देखना पड़ेगा। तो भैया देखो एसवाल जो है ना वो मिजोरम की राजधानी है और साथ में एक बड़ा शहर भी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मिजोरम का जो कैपिटल है, जो राजधानी, वो आपका एसवाल है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा 16 नवंबर 2021 को आया था, और याद रखिए हम यहां पर फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, 16 नवंबर की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक नंबर सीरीज पर आया था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 32 है, 48 है, 73 है, ऑप्शन में भी काफी बड़े नंबर है। इसका मतलब ये है क्या,
मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि आखिर लॉजिक क्या बनना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना होता है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए। 19 और 23 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 23 और 32 के बीच में 9 का डिफरेंस है, 32 और 48 के बीच में 16 का डिफरेंस है, 48 और 73 के बीच में 25 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, आगे वाले नंबर के बीच में 36 का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पर 2 का स्क्वायर है, यहां पर 3 का स्क्वायर है, यहां पर 4 का स्क्वायर, यहां पर 5 का, यहां पर 6 का। तो आपको करना क्या है, 73 में 36 को ऐड कर देना है। नंबर जो आपके पास निकल कर आएगा वो 109 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहाँ पर मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहां पर है। क्वेश्चन मार्क आपका एकदम मिडिल रो में है, तो हो सकता है जो पहली रो है और जो सेकंड रो है उनमें कुछ कैलकुलेट हो रहा हो और बाद में एज ए रिजल्ट आपको ये सेकंड रो प्राप्त हो रही हो। तो बस आपको पहले ये चेक कर लेना है। तो जैसे ही आप इन चीजों को चेक करनी चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां से पहली रो से 13 अगर आप उठाएंगे और थर्ड रो से आप अगर 17 उठाएंगे और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो 30 होगा। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है। 26 और 16 42 होता है। अब 39 और 15 क्या होता है, वही इस क्वेश्चन मार्क पर आ जाएगा और वो होता है आपका 54। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, यहां पर लिखा हुआ था एरो जो है, जो एरो शब्द है उसे आपने फूस में कन्वर्ट किया हुआ है। जम जो है उसको आपने थॉर बनाया हुआ है। अब आपको बताने कि मोबर को आप किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं। देखिए यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एरो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं। एरो को इन्होंने क्या बनाया हुआ है, फूस बनाया हुआ है। क्लियर है। और जम को उन्होंने क्या बनाया हुआ है, वो हम लिख देते हैं। जम को उन्होंने थॉर बनाया हुआ है। अब आपको यह बताना है कि जो मोबर है इसकी जो आप डिकोडिंग करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। यहां पर बहुत से लोग क्या करेंगे, देखिए ए जो है वो भैया पहले नंबर पर आता है, एम जो है वो मेरे भाई 13 नंबर पर आता है। ऐसे आप देखेंगे भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, जरूरी नहीं है ऐसा हर बार ऐसा ही हो। देखिए यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे कि कॉमन शब्द क्या है, एम को कहीं डिकोड किया हुआ है क्या, जी बिल्कुल, एम को जम के अंदर डिकोड किया हुआ है। और किससे डिकोड किया हुआ है, आर से डिकोड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपका आर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद ओ को कहीं डिकोड किया हुआ है, जी हां, एरो में ओ को डिकोड किया हुआ है और उसको एस से डिकोड किया हुआ है, तो आपका एस यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार से डब्ल्यू कहीं है, हाँ जी एरो में है, उसको ई माना हुआ है, तो यहां पर आप ई लिख देंगे। बस इतना ही बहुत है, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आपको देखना है आर एस ई कहां स्टार्ट हो रहा है, तो आर एस ई आपका ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है। काफी डिफिकल्ट लग रहा था देखने में और कुछ लोग तो बहुत कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में, मुझे आज भी याद है। लेकिन 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 ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है। पहला नाम है उसका लूप। लूप क्या होता है कि बार बार एक ही चीज का चलता रहना, बार बार एक ही चीज का चलता रहना। मान लो ये चीज आपकी यहां पर खत्म होगी लेकिन वो खत्म ना होकर दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं आप लूप। पहला सब तो आप इसे याद रखिए। दूसरी चीज यहां पर आपको ये देखना है, देखिए C2X2CC, इस बात को आप याद रखिए। C2 एक खाली जगह है, X2CC। अब ये कहीं रिलेट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। X2 यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए C आ गया आपका, 2 आ गया, यहां पर भी C आ गया, यहां पर भी 2 आ गया। यहां पर आपका X था, यहां पर X आ गया। यहां पर आपका C था, यहां पर आपका C आ गया, लेकिन इसके बीच में जो 2 है वो नहीं आया, तो आप यहां पर 2 लिख दीजिए। इसके बीच में खाली जगह है तो यहां पर अभी नहीं है, तो इसे रहने दीजिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे X2 डबल C है, लेकिन यहां पर X2 सिंगल C है, तो डबल C कहां से आएगा, तो डबल C को आप यहां पर इस प्रकार से इसको लूप कर दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा X2CC हो गया ना डबल C। अब यहां पर अगर आप देखेंगे वापस, यहां पर ब्लू कलर कर लेता हूं मैं, अगर आप यहां पर वापस देखेंगे तो X2 डबल C, उसके बाद एक जगह खाली है, समझ रहे हो ना। अब यहां पर आप देखिए X2CC यानी कि डबल C, उसके बाद यहां पर 2 आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी आपका 2 आएगा। अगर आप यहां देखेंगे X2 डबल C 2X X2, तो यहां पर अगर आप देखेंगे वापस से X2 डबल C 2, यहां पर एक जगह खाली है और यहां पर दोनों X भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी आपका X आएगा। अब बची हुई जगह आपकी ये वाली है, अगर आप यहां पर फिर से ध्यान देंगे तो 2X X2C, तो यहां पर देखिए 2X 2, यहां पर एक C मिसिंग है। तो कौन कौन से नंबर आपने लिखे वो आप यहां पर लिख दीजिए। एक आपने X लिखा, एक आपने 2 लिखा, एक आपने C लिखा और यहां पर भी अभी आपकी एक जगह खाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2CC2 और उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका X आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो C2CX और बचा क्या था आपको यहां पर 2, तो ये आपका कहीं मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, यही इसका राइट आंसर है। जरूरी नहीं था कि हर कोई इसको पिक कर लेता इस लॉजिक को, लेकिन ये ही सही था और इतना हार्ड भी नहीं था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी डिफिकल्ट
काफी क्या बिल्कुल डिफिकल्ट था ही नहीं मेरे भाई। यहां पर एक पेपर है, पेपर को 4 बार फोल्ड किया हुआ है, यहां पर 2 हो गया इसका हिस्सा, यहां पर 4 हो गया इसका हिस्सा, और इसके बाद इसको कट किया हुआ है। तो कट किस प्रकार से किया हुआ वो आप देखिए। सबसे पहले इन्होंने कट किया हुआ इस प्रकार से, एक बाई सा बनाया हुआ है, एक गोला सा बनाया हुआ है इस प्रकार से, और एक यहां पर एक माइनस सा लिखा हुआ है। क्लियर है। अब क्योंकि ये 4 बार फोल्ड है तो ये भैया 4 बार आपका दिखना चाहिए। तो एक तो आएगा आपका इस तरफ इस प्रकार से, और दूसरा आएगा आपका इस तरफ इस प्रकार से, सिंपल सा क्वेश्चन है। और तीसरा यानी कि चौथा आएगा आपको इस प्रकार से यहां पर। अब इसे मैच कर लीजिए, कहीं पर है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी पर है, बस यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये आपका एक सीरीज का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर भी थोड़ी सी आपको कोडिंग डिकोडिंग सा कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको ये दिखना होगा कि एस कौन से पोजीशन पर है। तो एस मेरा भाई आपका 19वें नंबर पर आता है, के आपका मेरे भाई 11 नंबर पर आता है, एच आपका 8th नंबर पर आता है, इस प्रकार से। क्लियर है। अब पी आपका कौन से नंबर पर आता है? पी मेरा भाई आपका 16 पर आता है, एम आपका मेरे भाई 13 पर आता है, जी आपका मेरे भाई 7 पर आता है। अब अगर आप पहले कैरेक्टर पर ध्यान दें, एस और पी पर, तो 19 और 16 के बीच में जो डिफरेंस है वह मेरे भाई -3 का है। इसी प्रकार से सेकंड कैरेक्टर के और एम में जो डिफरेंस है 11 और 13 में वो +2 का है, 8 और 7 में -1 का है, इस प्रकार से। अब यही सेम लॉजिक आपका PMG और MOF पर भी लागू हो रहा है, वहां पर भी -3 +2 -1 हो रहा है, और वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसलिए समय ना बर्बाद करते हुए मैं J पर चलता हूं सीधे। तो J का जो नंबर है वो 10 है, Q का जो नंबर है वो 17 है, E का जो नंबर है वो 5 है। अब जो अगला नंबर आएगा उसमें जो पहला करेक्टर होगा उसमें और 10 में -3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहां पर 7 आना चाहिए। 17 में और अगले करेक्टर में +2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहां पर आपका 19 आना चाहिए। 5 और अगले करेक्टर यानी कि लास्ट करेक्टर में -1 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहां पर 4 आना चाहिए। अब आपको यह देखना है कि 7, 19 और 4th स्थान पर अल्फाबेट्स में क्या आता है। देखिए 7 पर G आता है, 19 पर S आता है, और 4 पर आपका D आता है। तो GST कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है, यही इसका राइट आंसर है। सिंपल था ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और एकदम हलवा क्वेश्चन था। हमारी भाषा में बोलते हैं ना हलवा, एकदम यार ये एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। मतलब कुछ था ही नहीं यार, ये क्या था समझ में नहीं आया, मेरे क्यों दिया ये भी समझ में नहीं आया। यहां पर करना क्या है कि ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से जो 3 ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से मैच खा रहे होंगे, मैच हो रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपका एकदम भिन्न होगा, एकदम अलग होगा, एकदम डिफरेंट होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर अगर आप देखेंगे HIJ, देखिए मेरे भाई H के बाद I ही आता है और J ही आता है I के बाद। क्लियर है ना। QRS, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है। DEF, D के बाद E आता है, E के बाद F आता है। लेकिन NMP, N के बाद M नहीं आता बल्कि M के बाद N आता है। MNP होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर यहां पर NMP लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। है ना हलवा क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ देता हूं। 8 friends A, B, C, D, E, F and G and H, 8 फ्रेंड है ये, आज सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा पर वो बैठे हुए हैं, ऑल फेसिंग द नॉर्थ। नॉर्थ आपका ऊपर की ओर होता है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो नॉर्थ की तरफ वो देख रहे हैं। F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G, F जो है वो D और G के बीच में बैठा हुआ। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है F इज सिटिंग बिटवीन D और G, F जो है वो D और G के बीच में बैठा हुआ है। तो मान लो F आपको यहां है तो D और G के बीच में बैठा हुआ, लेकिन D आपको यहां पर होगा, ये आपको पता है? नहीं पता ना। तो F आपके बीच में ही रहेगा, लेकिन इस बार आप G लिख दीजिए इधर और D लिख दीजिए इधर, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी को आप लेकर चलिए फिलहाल। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A, B जो है वो H और A के बीच में बैठा हुआ है। तो भैया वही चीज है, B आपको यहां बैठा हुआ है और वो A और H के बीच में बैठा हुआ है। इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, तो एक तरफ A लिख दीजिए, एक तरफ आप H लिख दीजिए। इसको भी अभी आप होल्ड करके चलिए। अगला क्वेश्चन है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, E जो है वो G के 3rd पोजीशन पर बैठा हुआ है। मान लीजिए G आपका यहां पर है और लेफ्ट में बैठा हुआ है, याद रखिएगा। तो G आपको यहां पर है, तो पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन और आपकी 3rd पोजीशन पर आपका लेफ्ट में E बैठा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है G इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, G जो है वो या तो इस वाले कॉर्नर पर या इस वाले कॉर्नर पर बैठा हुआ है। अब देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, इस वाले बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो G के लेफ्ट में E बैठा हुआ है, तो अगर आपने यहां पर G लिख दिया तो यहां पर लेफ्ट में कोई जगह बचेगी ही नहीं। इसका मतलब यह है कि G आपका जरूर और जरूर यहां पर आएगा और G के 3rd पोजीशन पर यानी कि 1 2 3 यहां पर आपका E आएगा। अब आप वापस जाइए, यहां पर
पहले क्वेश्चन पर एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, एफ जो है वो डी और जी के बीच में बैठा हुआ है, तो जी आपका इस वाली कॉर्नर पर है, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी खत्म होगी, यहां पर ये वाली बच गई, तो यानी कि डी इधर आ गया, एफ इधर आ गया, ये चार पोजीशन, चार बंदों की पोजीशन आपकी अब फिक्स होगी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एच जो है वो सी के थर्ड लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो यानी कि मान लीजिए सी अगर आपका यहां पर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर एच है, और आपका इसी प्रकार से आएगा, यानी कि एच आपका कॉर्नर पर हो गया, सी आपका यहां पर हो गया। अब इस वाली पॉसिबिलिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे वाली को, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी खत्म होगी, बची क्या, एच बी ए, यानी कि बी आपका यहां आ गया, ए आपका यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ था, ए आपका यहां पर है, ई आपका यहां पर है, सी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर आपके लिए दो डाइस यानी कि दो पासे दिए गए हैं, जहां पर कुछ लेटर्स और कुछ सिंबल्स उस पासों पर, उन पासों पर अंकित किए गए हैं, समझ रहे हो ना। एक तो है आपका एक्स है, एक है वाई और एक है जेड, और जो आपके सिंबल्स हैं वो आपका डॉलर साइन है, एम्परसेंड साइन है और आपका @ साइन है। तो ये 6 साइन आपके एक पासे पर अंकित किए गए हैं, और आपको बताना है कि आपका जो डॉलर साइन वाला सिंबल है उसके ऑपोजिट साइड पर, उसके विपरीत साइड पर कौन सा सिंबल या कौन सा लेटर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देखें पहले वाली डाइस पर एक तरफ है वाई, एक तरफ है जेड और एक तरफ है आपका डॉलर साइन। अब वाई और जेड आपका घूम गया, तो वाई और जेड आपका यहां पर आ गया, और ये जो आपका डॉलर साइन था वो मुड़ के पीछे की ओर चला गया। जब आपका डॉलर साइन पीछे की ओर चला गया तो जो पहले डॉलर के पीछे था वो अब डॉलर के आगे आ गया, और वो क्या आया आगे, एम्परसेंड आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इंडिया इज माई कंट्री का मतलब है 8 5 7 3, सैम इज माई फ्रेंड का मतलब है 8 6 3 4, माई कंट्री का मतलब है 7 3 और टीम इंडिया का मतलब है 5 9। अब आपको बताना है कि कंट्री के लिए कौन सा नंबर चूज किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले मैं एक एक करके इन सभी को लिख लेता हूं। देखिए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि सभी स्टेटमेंट्स में, सभी सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड या कौन सा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इज आपका यहां पर रिपीट हो रहा है, माई आपका यहां पर, और एक यहां पर इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 बार आ रहा है। अब आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार आपका माई बर्ड आ रहा है। तो देखिए इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर जिसमें माई है उसमें कौन सा कैरेक्टर, कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हुआ है। तो यहां पर आप देखिए माई कंट्री के अंदर यहां पर 7 है, तो क्या 7 यहां पर कॉमन है? यहां पर 7 नहीं है। माई कंट्री के अंदर यहां पर 3 है, तो क्या 3 सब में है? यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। इसका मतलब यह है कि माई के लिए जो आपका डिजिट है वो 3 है, तो बच्चा कंट्री के लिए क्या होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोला है आर प्लस एस का मतलब होता है आर इज द डॉटर ऑफ एस। आर जो है वो बेटी है एस की। आर माइनस एस का मतलब होता है आर इज द हस्बैंड ऑफ एस। आर जो है वो पति है एस का। आर इंटू एस का मतलब होता है आर इज द ब्रदर ऑफ एस। आर जो है वो भाई है एस का। अगला जो यहां पर हमें मतलब पता करना है वो है टी इंटू बी प्लस जेड का, कि आखिर उसका मतलब क्या होगा, और आपको ऑप्शन में आंसर देना होगा। तो यहां पर लिखा हुआ आपका टी इंटू बी, टी मल्टीप्लाई बी। तो मल्टीप्लाई यहां पर देखिए कहां पर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई आपका यहां पर है आर मल्टीप्लाई एस का मतलब होता था आर इज द ब्रदर ऑफ एस। तो यहां पर टी मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या होगा? टी इज द ब्रदर ऑफ बी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, राइटिंग को प्लीज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी यहां पर एक छोटे से टैब पर लिख रहा हूं तो हाथ सही से नहीं बैठ पाता है। सो टी इज द ब्रदर ऑफ बी। अगला जो यहां पर स्टेटमेंट है वो है बी प्लस जेड। तो प्लस कहां पर लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है आर प्लस एस का मतलब था आर इज द डॉटर ऑफ एस। तो यहां पर बी प्लस जेड का मतलब क्या होगा? बी इज द डॉटर ऑफ जेड। बी जो है वो बेटी है किसकी? जेड की। ठीक है, तो टी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यानी कि टी जो है वो भाई है बी का, तो टी और बी भाई बहन होंगे, और बी जो है वो बेटी है जेड की। तो यहां पर स्टेटमेंट आपको चेक करना है, टी क्या अंकल है जेड का? तो बिल्कुल नहीं है। टी तो बेटा होना चाहिए या फिर बेटी होनी चाहिए जेड का। टी जो है वो फादर है क्या जेड का? जो टी है वो फादर नहीं होगा, या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगा। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट आपकी, ये भी गलत थी। अब टी इज द सन ऑफ जेड, क्या जो टी है वो बेटा है जेड का? हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। अगला जो ऑप्शन है उसे ही पढ़ लेते हैं। टी इज द ब्रदर ऑफ जेड, क्या जो टी है वो ब्रदर है जेड का? नहीं, टी आपका बी का भाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि बेटा है टी आपका जेड का, वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 इतना सिंपल भी नहीं था और इतना कठिन भी नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना था ध्यान से। यहां पर
5 आपके शब्द लिखे हुए हैं। यहां पर मैंने गलती से आई लिख दिया, यहां पर ये ई आएगा, याद रखिएगा, गलती से यहां पर मैंने आई लिख दिया था। सो यहां पर प्रेस्टीज है, प्रिस्टाइन है, प्रिस्क्राइब है, प्रीपेड है, प्रीमियम है। आपको ये बताना है कि अगर हम इन्हें इंग्लिश डिक्शनरी में रख दें इन शब्दों को तो ये किस प्रकार से, किस ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी में हर एक कैरेक्टर को रीअरेंज करके ऑर्डर के हिसाब से रखा जाता है। तो यहां पर देखिए PRE तो सभी में सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला जो शब्द है यहाँ पर एक में एस है, एक में एस है, एक में एस है, एक में पी है और एक में एम है। अब आपको ये देखना कि एम पहले आता है, पी पहले आता है या एस पहले आता है। अब आपको पता ही है MNOPQRS, पहले नंबर पर आपका एम आएगा, दूसरे पर पी आएगा और तीसरे पर आपका एस आएगा, यानी कि जिसमें एम है यानी कि ये वाला जो है ये पहले आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 4 शब्द और है जिसमें 3 में एस है और 1 में पी है। पी वाला पहले आएगा यानी कि ये 4 वाला पहले आएगा, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। इसके बाद जो भी आएंगे वो एस वाले आएंगे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं 5-4 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 5-4 से आपका ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यही इसका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे हिसाब से हार्डेस्ट क्वेश्चन था 2021 16 नवंबर का। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, लेकिन बहुत कम लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे। इतना हार्ड भी नहीं था, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ था तो हो जाता, लेकिन अगर जिन्होंने कम प्रैक्टिस किया था उनके लिए ये बहुत हार्ड क्वेश्चन होने वाला था। यहां पर ब्लॉक को इन्होंने डिकोड किया हुआ है यहां पर, और मार्जिन को इन्होंने डिकोड किया हुआ है यहां पर। अब आपको ये बताना कि मार्जिन का जो डिकोडिंग होगा वो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्लॉक और इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा, आप सोचेंगे भैया देखो बी आपका इधर आ गया और एल आपका इधर आ गया, तभी तो यहां पर एल भी आया, इस प्रकार से है ना। और आप सोचेंगे देखो भाई सी इधर आ गया और के आपका इधर आ गया, और जो ओ है उसमें +1 करके इन्होंने पी लिख दिया और यहां पर ये आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो एम और ए आपका यहां पर आना चाहिए, और ऑप्शन में कहीं भी ए और एम है नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये वाला लॉजिक नहीं है। यहां पर लॉजिक आखिर लग क्या रहा है, सबसे पहले आप लिखिए ब्लॉक, लिख दिया, इसके बाद इसको रिवर्स कीजिए, तो के आपका पहले आ जाएगा, सी आपका फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर बी आएगा। इसके बाद यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर इन्होंने एल बी पी के सी लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर एल, फिर यहां पर बी, फिर यहां पर पी, और फिर यहां पर के, और फिर यहां पर सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो के से एल तक जाने के लिए +1 करना होगा, सी से बी तक जाने के लिए -1 करना होगा, ओ से पी के लिए +1 -1 +1, इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है और आपके पास ये नंबर आ जाएगा। यही सेम चीज आपका मार्जिन पर भी लागू होगा। तो मार्जिन को सबसे पहले आप इसे रिवर्स कर लीजिए मार्जिन को, तो एन आपका इधर आ जाएगा, आई आपका इधर आ जाएगा, जी आपका इधर आ जाएगा, आर आपका आ जाएगा, ए आ जाएगा और एम आ जाएगा, इस प्रकार से। अब +1 -1 करना है, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +1 और यहां पर -1। तो देखिए, एन में अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास ओ आएगा, आई में अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास एच आएगा, इस प्रकार से। जी में अगर आप +1 करेंगे तो भी आपके पास एच आएगा। बस इतना ही काफी है, आगे क्या आएगा हमें मतलब नहीं है। तो OSS से क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यही इसका राइट आंसर होगा। हार्ड क्वेश्चन था उस एग्जाम का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल था। उस विकल्प का चयन करना है आपको जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो जाए, और यानी कि इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, यानी कि उसके अंदर वो समा जाए। और यहां पर लिखा हुआ रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर आप रोटेशन करेंगे तो हो सकता है आपको ये वाला ऑप्शन भी सही लगे, लेकिन नहीं, आपको रोटेशन नहीं करना, एकदम सिंपल रहने देना है। तो आपको ये देखना है कि ये वाला फिगर इनमें से 4 ऑप्शंस में से कहां पर यूज हो रहा है। देखिए, यहां पर यूज हो रहा है, हाँ हो तो रहा है। बी में यूज हो रहा है क्या, बी में नहीं हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है, काट दो इसे। सी में हो रहा है, नहीं हो रहा है। डी में हो रहा है क्या, डी में भी नहीं हो रहा है। यहां पर लगेगा आपको हो रहा है, लेकिन नहीं, डी में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो लाइन है वो काफी छोटी होनी चाहिए, बड़ी है। तो ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। 24 के बाद 40 आ रहा है, 40 के बाद 64, फिर 104, फिर उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद फिर 312 आएगा, यानी कि बहुत बड़े नंबर आएंगे और ऑप्शंस में भी काफी बड़े नंबर है। इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब ऐसा कुछ हो रहा होगा जिससे कि नंबर बढ़ते हैं। प्लस हो रहा होगा, लेकिन प्लस भी तभी होगा जब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए आगे बनाने के लिए। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 24 से 40 कैसे लेके आएंगे आप। सबसे पहले हम 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 24 दूनी 48 होता है, और यहां पर चाहिए 40, तो 8 को माइनस कर दो, आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो 40 होगा। अब 40 इंटू अगर आप 2 करेंगे तो आपके पास 80 होता है, यहां पर 64 है, आप 16 को माइनस कर दो। अब आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर 8 माइनस हो रहा है, यहां पर 16 माइनस हो रहा है, तो यहां पर मेरे भाई 2 की मल्टीप्लाई होने के बाद 24 माइनस होगा, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे भाई 32 माइनस होगा। तो 104 में जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर निकल
कर आएगा वो 208 आएगा, और उसमें से आपको अगर 32 माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑप्शन नंबर बी 176 176 निकल कर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे यहां पर बोल रहा है कि ये दिया गया वेन डायग्राम में जो सर्कल है वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वेजिटेबल को, यानी कि सब्जियों को। हिंदी में भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो आपका सर्कल है वो आपका क्या है, वेजिटेबल को डिनोट कर रहा है। जो आपका ट्राइंगल है वो आपका रूट्स को यानी कि जड़ों को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर हम ट्राइंगल बना लेते हैं, वो आपका रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका स्क्वायर है वो आपका हार्ट सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, और वो आपका HS हार्ट सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो रेक्टेंगल है वो समर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, वो आपका समर को यानी कि S को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सब्जी है, ऐसी कौन सी रूट वेजिटेबल है, समझ रहे हो, ऐसी कौन सी रूट वेजिटेबल है जो समर में ग्रो हुई है लेकिन वो हार्ड सॉइल का इस्तेमाल नहीं करती है, बस आपको ये बता रहा। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले रूट वेजिटेबल, रूट यानी कि ट्राइंगल और सर्कल के बीच में जो आ रहा होगा, तो देखिए ट्राइंगल में क्या आ रहा है, D आ रहा है, E आ रहा है, K F J, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली आपका सर्कल के अंदर और ट्राइंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ D ही आ रहा है। यहीं पर आपको समझ जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर है। अगर आप और आगे देखेंगे तो भी आपका डी ही निकल कर आने वाला है, क्योंकि सर्कल और ट्राइंगल के बीच में मात्र एक ही लेटर है जो कि डी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये दिया क्यों है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन देता है। देखिए 30 में 90 की अगर आप बात करेंगे तो 59 का डिफरेंस है, तो वही यहां पर होना चाहिए कि 43 और अगले वाले नंबर में 59 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 59 में अगर आप 43 को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो नंबर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी 102 होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है और बाद में कंक्लूजन देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो पहला स्टेटमेंट है ऑल ब्लूज आर वाइट, सभी जो नीले हैं वो सफेद हैं। तो यहां पर हम ब्लू के लिए सर्कल बनाते हैं, जो सारे ब्लू हैं ऑल ब्लूज आर वाइट, सभी नीले सफेद हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि सफेद के अंदर सभी के सभी नीले आ चुके हैं। अब सम व्हाइट्स आर ग्रे, कुछ जो सफेद हैं वो ग्रे हैं, यहां पर ब्लू का जिक्र नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इस सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा ग्रे वाला पार्ट होगा इस प्रकार से। अब कंक्लूजन आपको पढ़ना है, कंक्लूजन बोल रहा है ऑल ग्रेस आर व्हाइट, क्या सभी भूरे जो है वो सफेद हैं? तो नहीं है भाई, क्योंकि जी तो आपका आधा हिस्सा आपका सफेद में है, आधा बाहर है, तो ये भी आपका गलत है। अगला है ऑल ग्रेस आर ब्लू, क्या जो सभी ग्रे हैं वो ब्लू है? बिल्कुल नहीं है, एक भी ब्लू ग्रे नहीं है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। अब आपको ऑप्शन पढ़ना है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है ना ही दूसरा हो रहा है, और यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन था उस पेपर से। यहां पर लिखा हुआ है व्हेन ए नंबर इज एडेड टू इट्स मल्टीपल ऑफ 5 एंड इट्स स्क्वायर द सम ऑफ दीज 3 नंबर इज 91, फाइंड द नंबर। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणक से और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीन संख्याओं का जो योग निकल कर आता है वो 91 होता है। संख्या क्या होगी? देखिए लेट द नंबर इज x मान लो मेरे भाई, और इस x ने आपको पीछे नहीं छोड़ा हुआ अभी तक, ठीक है? तो मान लो वो नंबर x है। क्वेश्चन बोला है व्हेन अ नंबर इज एडेड, यानी कि जब ये नंबर यानी कि x जब जुड़ता है किसमें? उसके मल्टीपल ऑफ 5 में, यानी कि 5 की गुणा करनी है किसमें आपको? x में। क्लियर है? और उसके स्क्वायर में भी जुड़ता है, यानी कि x के स्क्वायर में भी जुड़ता है। निकल कर क्या आता है जब हम तीनों को जोड़ते हैं? हमारे पास 91 यानी कि 91 निकल कर आता है। बस इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। x आपको यहां पर है, 5 इंटू एक्स यहां पर हो जाएगा, तो 5x आपको यहां जाएगा, एक्स स्क्वायर आपको यहां पर है, 91 आपको यहां पर है, एक्स स्क्वायर आप आगे लिख दीजिए, 5x और x आपका 6x हो गया। यहां पर 91 को आप इधर ले आइए तो प्लस की जगह वो माइनस का हो जाएगा और इधर आपका 0 हो जाएगा। अब आपको ये वाली इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देना है। घातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको आती होगी, फैक्टर करना आपको आता होगा। जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो थी आपके एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 91 इंटू 0, सॉरी इक्वल टू 0। अब आपके यहां पर 6 और 91 के फैक्टर देखने हैं तो वो आपके बनेंगे 13 और 7, 13 सत्ते 91 होता है, और 13 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे, 13 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। सिंपल है ना? तो बस वही आपको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस
13x माइनस 7x माइनस 91 इक्वल टू 0। द्विघाती समीकरण आपने पढ़ी होंगी। इसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, x प्लस 13 आपको यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 7 आपको यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 13 आ जाएगा, इधर आपका 0 आ जाएगा। एक कॉमन आपका x प्लस 13 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा, एक आपका x माइनस 7 आ जाएगा जो भी 0 के बराबर होगा। अगर आप 13 को इस 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी यहां से वो माइनस 13 निकल कर आएगी। अगर आप इस 7 को यहां पर लेकर जाएंगे तो माइनस की जगह वो प्लस का हो जाएगा, जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी प्लस 7 हो जाएगी। माइनस 13 इस ऑप्शन में है नहीं, तो यानी कि ये आपका राइट आंसर है नहीं। 7 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि यही इसका राइट आंसर है ना। एकदम अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 पर भी आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सर्कल को इन्होंने डिकोड किया हुआ है इसमें। अब आपको बताना है स्क्वायर को किस प्रकार से डिकोड करेंगे इस लैंग्वेज में। देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है आपको पता ही है, आपको सबसे पहले सर्कल को लिख देना है, सर्कल। क्लियर है? और सर्कल को इन्होंने डिकोड किया हुआ है इस प्रकार से। क्या? इधर आपका D है, इधर आपका L है, इधर आपका W है, इधर आपका A है, इधर H है, उधर Y है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो C जो है वो आपका थर्ड पोजीशन पर आता है। इसका जो कलर मैं चेंज कर लेता हूं, C आपका थर्ड पोजीशन पर आता है, I आपका 9 पर आता है, R आपका 18th नंबर पर आता है, आपका जो C है वो 3 पर है, L जो है वो आपका 12 पर है और E जो है वो आपका 5 पर है। इसी प्रकार से D आपका 4 नंबर पर आता है, L आपका फिर से 12 नंबर पर आता है, W 23 है, A आपका 1 है, H आपका 8 है और आपका जो Y है वो 25 नंबर पर आता है। अब इनमें कॉमन क्या है? देखिए, 3 से 4 हुआ, इसका मतलब प्लस 1 हुआ, 9 से 12 हुआ, इसका मतलब प्लस 3 हुआ। क्लियर है? 8 से यानी कि 18 से 23 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्लस 5 हुआ। क्लियर है? इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है? C के बाद A आया है, यानी कि 3 से 1 हुआ है, यानी कि -2 हुआ है, यहां पर इस बार माइनस हुआ है। 12 से 8 हुआ है, यानी कि -4 हुआ है। 5 से आपका 25 हुआ है, लेकिन यहां पर आपको नहीं दिख रहा है ना कुछ भी। मैं बताता हूं कैसे आएगा वो। आप मान लीजिए यहां पर E है और आप रिवर्स जाइए वापस से, E के बाद D, यानी कि E से पहले सॉरी D आएगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर Z आएगा, फिर Y आएगा। तो यहां पर भी, यहां पर क्या हुआ है? -6 हुआ है पीछे से, तो यहां पर भी -6 है। अब यही सेम लॉजिक, 3 नंबर तो आपके प्लस हुए हैं, +1 +3 +5, और 3 नंबर आपके माइनस हुए हैं, -2 -4 -6। बस यही आपको करना है। यहां पर आपके ऑड नंबर प्लस हुए हैं और इवन नंबर आपके माइनस हुए हैं। बस यही आपको याद रखना है, ऑड और इवन। ऑड आपके प्लस हुए हैं, इवन आपके माइनस हुए हैं। यही लॉजिक आपको स्क्वायर पर लगा देना है। बस वही हम जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम SQUARE स्क्वायर, और इसको डिकोड करना है हमें। तो यहां पर अभी हम डिकोड करेंगे बाद में, ठीक है। 2-3 अल्फाबेट्स के जो नंबर है वो हम लिख देते हैं, ज्यादा हमें लिखने की जरूरत है नहीं। S आपका 19 है, उसी से हमें पता चल जाएगा। Q आपका 17 होता है, U आपका 21 होता है, इस प्रकार से A आपका 1 होता है, काफी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, पहले जो 3 है S, Q और E, इसमें ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। ये आपके यहां पर ऐड हो रहे हैं, विषम नंबर आपके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो 19 से 1 अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पर 20 हो जाना चाहिए। 17 से अगर आप 3 ऐड करेंगे तो यहां पर आपका 20 हो जाना चाहिए। 21 से अगर आप 5 ऐड करेंगे तो यहां पर आपका 26 हो जाना चाहिए। अब 26 आपको पता है जेड होता है, इस प्रकार से 20 आपका टी होता है और ये वाला 20 भी आपका टी होता है। तो डबल टी जेड से क्या स्टार्ट हो रहा है? डबल टी जेड, ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर लिखा हुआ इमेजिनरी मैथमेटिक्स है, मान लीजिए काल्पनिक मैथमेटिक है, ये काल्पनिक गणित है। यहां पर जो सिंबल आपका माइनस है उसको आप एडिशन मानते हैं, यहां पर जो सिंबल प्लस है उसको आप डिवीजन मानते हैं, सिंबल मल्टीप्लाई जो है उसको आप सब्ट्रैक्शन मानते हैं, सिंबल डिवाइड जो है उसको आप मल्टीप्लिकेशन मानते हैं। अब आपको इन सभी रूल्स को, इन इमेजिनरी मैथमेटिक्स रूल्स को फॉलो करना है इस इक्वेशन पर, और आपको बताना कि फाइनल वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी। और यहां पर आपको बॉड मास पता होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। बॉड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे इसमें इक्वेशन में? डिवाइड आ रहा है। सबसे पहले तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 240 और यहां पर जो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, अब वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई का यहां पर मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर आप माइनस लिखेंगे, -72। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है आपको यहां पर मेरे भाई डिवीजन, तो यहां पर आप लिखेंगे डिवीजन 8। और ये डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब है मेरे भाई मल्टीप्लाई। यहां पर देखिए, तो यहां पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 24। माइनस का मतलब क्या है? प्लस है, तो यहां पर आप लिखेंगे 6। अब आपको यहां पर बॉड मास का यूज करना है, तो सबसे पहले आपको यहां पर होगा डिवाइड। तो 72 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो
वो आपका निकल करके आएगा 9 आएगा। 9 को फिर आपको 24 में मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में आपको जो भी वैल्यू निकल कर आए उसमें आपको +6 कर देना है और बाद में जो भी इन सबसे फाइनल निकल कर आएगा उसमें से आपको 240 में से आपको वो सबको घटा देना होगा। आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो मैं आपको बता देता हूं समय ना व्यर्थ करते हुए, वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर कुछ अल्फा न्यूमेरिक्स वैल्यूज लिखी हुई है, साथ में यहां पर लिखा हुआ है P और Q जो है वो आपका एक मिरर है, वो एक शीशा है। तो P और Q इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये एक मिरर है, ये शीशा है और जो आपके सभी के सभी खड़े हैं एक लाइन में वो आपको इधर की तरफ देख के खड़े हुए हैं। सो मान लीजिए अगर आपका शीशा इधर की ओर होगा तो शीशा किस तरफ आपकी परछाई बनाएगा? आपकी शीशा इस तरफ परछाई बनाएगा। तो यानी कि जो आपका L है वो आपका रोटेट होकर यहां पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आपका L कैसे दिखेगा? अब L आपका ऐसे दिखेगा। क्लियर है? J की तरह दिखेगा। A आपका ऐसे दिखेगा, C आपका इस प्रकार से दिखेगा, 2 आपका इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है? I आपका इस प्रकार से दिखेगा और उसके बाद जो आपका G है वो इस प्रकार से दिखेगा, है ना। अब बस इतना ही बहुत है, मैच कर लीजिए। L वाली वैल्यू तो मेरे भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो है नहीं, बचिए 2 ऑप्शन। इसमें देखिए L यहां पर है, A यहां पर है, C वैसा ही है, 2 इधर है, I इधर है, G इधर है और ऊपर वाले क्या अंतर है? L है, A है, C है, 2 है, लेकिन यहां पर I की जगह पहले इन्होंने G दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। 16 नवंबर 2021 के पहले बैच के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका रह रहा है, इसीलिए प्लीज लाइक कर दीजिए। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कुछ रिक्वेस्ट है, कोई फीडबैक है, प्लीज कमेंट कीजिए। और ऐसी वीडियो चाहिए फ्री में, करना क्या है? लाल वाले बटन पर हथौड़ा मार दो, घूसा मार दो, अंगूठा दबा दो, कुछ भी कर दो, उसे दबा दो, बस सब्सक्राइब कर दो। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर ये आपका फिगर्स है, ये जो आपका बॉक्स है वो पहले यहां चला गया, फिर वो आपका नीचे चला गया, तो इस बार कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। और वो जो आपका कलर है वो आपका इस बार यहां पर फिल होगा। अगर आप देखेंगे पहले रोटेशन पे यहां पर 1 लाइन थी, दूसरे रोटेशन पे यहां पर 2 लाइन थी, तीसरे रोटेशन पे यहां पर 3 लाइन है, तो चौथे पर यहां पर 4 होंगी और ये पैटर्न आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि यही इसका राइट आंसर है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धमाल करते रहिए, मजे करते रहिए और पेपर को सही से सॉल्व करके आना। जहां जल्दबाजी करना मत, दिमाग को एकदम खुला रखना और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।